नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार की एजेंसी इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन दावों पर विराम लगाया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में महामारी की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। जम्मू कश्मीर की दिल्ली और दिल से दूरी कम होनी चाहिए। गुरुवार को 8 दलों के 14 नेताओं के साथ 3 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही संदेश दिया। पर इस बैठक के तुरंत बाद ही राज्य के 2 बड़े नेताओं के बयान से स्पष्ट हो गया कि बैठक तो दिल्ली में हो गई, पर दिल अभी दूर ही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 दल बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक चुनाव के बाद राज्य में होने वाली हिंसा की सच्चाई जानने पहुंची डीआईजी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पहुंचे इन दलों के कोलकाता और सिलीगुड़ी में अलग अलग कई इलाकों का दौरा भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठीक 18 माह बाद अपने शहर आ रहे हैं। वह कानपुर में 3 दिन रहेंगे। शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे वह प्रेसिडेंट ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2000 से अधिक लोग फर्जी टीकाकरण रैकेट में धोखाधड़ी के शिकार हुए। महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि 2053 लोगों को फर्जी टीका लगाया गया है। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार ने एजेंसी इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन दावों पर विराम लगाया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में महामारी की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। आईसीएमआर के डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने गुरुवार को बताया, यह कहना जल्दबाजी होगा कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से महामारी की तीसरी लहर आएगी। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक वायरस में म्यूटेंट होना की एक सामान्य प्रवृत्ति होनी है, इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। महामारी की शुरुआत में यह अल्फा था, बाद में यह डेल्टा हुआ और अब यह डेल्टा प्लस हो गया है। भविष्य में और भी म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं, हमें इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। हालांकि उन्होंने इसे चिंताजनक बताया है। डॉक्टर सुमित ने कहा, अब तक हमने डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 लक्षणों की पहचान की है। पहला, यह बहुत तेजी से फैलता है। दूसरा, यह फेफड़ों को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी का असर कम देर तक रहता है। अग्रवाल डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज आईसीएमआर में वैज्ञानिक और प्रोग्राम अफसर हैं। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु शामिल हैं। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस 21 मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी इसके 5 केस सामने आए थे। इसमें से उज्जैन की एक महिला जान गंवा चुकी है। बताया जा रहा है कि महिला को वैक्सीन नहीं लगी थी, वहीं उसके पति ने वैक्सीन ली थी, जिसके कारण वह स्वस्थ हैं। 4 अन्य लोगों भी ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को इसका पहला मामला दर्ज कराया गया है। जम्मू कश्मीर की दिल्ली और दिल से दूरी कम होनी चाहिए। गुरुवार को 8 दलों के 14 नेताओं के साथ 3 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यही संदेश दिया। पर इस बैठक के तुरंत बाद ही राज्य के 2 बड़े नेताओं के बयान से स्पष्ट हो गया कि बैठक तो दिल्ली में हो गई, पर दिल अभी दूर ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मुलाकात में दूरियां नहीं मिटती। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में सांस लेना भी मुश्किल है। भारत को पाकिस्तान के साथ दोबारा बात शुरू करनी चाहिए। मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबतें प्रधानमंत्री के सामने रखी। 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीरी नाराज है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं है। हम इसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और इसे बहाल करवाएंगे। ये दर्जा हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमें जवाहरलाल नेहरू से और वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। यह हमारे डोमिसाइल को सुरक्षित करता है। मैंने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 हटना था तो विधानसभा को बुलाया जाना चाहिए था। हम उसे संवैधानिक तरीके से रिस्टोर करना चाहते थे। हमने कहा कि चीन के साथ आप बात कर रहे हैं, जिसका देश की आवाम के साथ कोई सीधा
देना देना नहीं है। आपने पाकिस्तान से बातचीत की और इससे सीज फायर कम हुआ, इसके हम स्वागत करते हैं। पाकिस्तान से फिर बातचीत करनी चाहिए ताकि जो ट्रेड उनके साथ रुका है वो बहाल हो, यूएपीए की सख्ती बंद हो, जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। आप रोज कानून जारी कर देते हैं, जमीनें और रोजगार सुरक्षित होने चाहिए। जो भी हमारा 2019 के बाद नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पैकेज दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ गए हैं कि जोर से सांस भी लें तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 दल बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। पुलिस के मुताबिक चुनाव के बाद राज्य में होने वाली हिंसा की सच्चाई जानने पहुंचे डीआईजी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पहुंचे इन दलों के कोलकाता और सिलीगुड़ी में अलग अलग कई इलाकों का दौरा भी किया। यह दल उस आयोग के उस 7 सदस्यीय दल की मदद करेगा जिसका गठन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर एनएचआरसी सदस्य राजीव जैन के नेतृत्व में किया गया है। यह 7 सदस्यीय दल अभी कोलकाता नहीं पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ने जा रही है। कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कई मामलों में राज्य सरकार को पहले ही नोटिस जारी कर चुकी हैं। अब भाजपा ने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय महिला आयोग के पास गुहार लगाने का फैसला किया है। पार्टी का मानना है कि उनके पास सत्तारूढ़ दल और राज्य सरकार द्वारा हिंसा को प्रायोजित करने के पुख्ता सबूत है। ऐसे में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना सकता है। इस तरह वह लगातार तृणमूल कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे। भाजपा नेताओं का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस हिंसा का सहारा लेकर उनकी पार्टी का वही हाल करना चाहती है जो उसने पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस, मक्सरवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उनके सहयोग दलों का किया है। बता दें कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव व बाद में हिंसा की घटनाओं में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपने संबंधी आदेश 21 जून को वापस लेने से इनकार करते हुए इस बारे में राज्य सरकार का आवेदन खारिज कर दिया था। अदालत ने मानवाधिकार आयोग को एक समिति गठित कर राज्य में चुनाव बाद हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जांच करने का आदेश दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच के लिए समिति गठन किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जनहित याचिकाओं के एक समूह पर पारित आदेश को वापस लेने का पश्चिम बंगाल सरकार का आवेदन खारिज कर दिया। इन जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक हमलों की वजह से लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ता और उनके साथ मारपीट की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कार्यकालों में लूटपाट की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठीक 18 माह बाद अपने शहर आ रहे हैं। वह कानपुर में 3 दिन रहेंगे। शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे वह प्रेसिडेंट ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल सर्किट हाउस जाएंगे जबकि मुख्यमंत्री लखनऊ लौट जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद पहली बार 3 दिन के प्रवास पर कानपुर आ रहे हैं। इस प्रवास में वे कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परोखे भी जाएंगे। 25 जून को कानपुर आते समय राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन उनके गृह जनपद की जिंजक और रूरा रेलवे स्टेशनों पर 15-15 मिनट रुकेगी। यहाँ वे कुछ परिवारी जनों और मित्रगणों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति सीधे कानपुर उतरेंगे। 26 जून को राष्ट्रपति का पूरा दिन रिजर्व है। इस दौरान वह शहर के 50 से ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव परोखे पहुंचेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही परिवारजनों, मित्रजनों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से मुलाकात भी करेंगे। शाम करीब 6 बजे तक राष्ट्रपति फिर से कानपुर नगर स्थित सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां रात्रि विश्राम के बाद 28 जून की सुबह 10 बजे विशेष ट्रेन से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री 27 जून को राष्ट्रपति के गांव परोख में भी आ सकते हैं। हालांकि गुरुवार रात तक उनका सिर्फ 25 जून का कार्यक्रम जारी हुआ है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2000 से अधिक लोग फर्जी टीकाकरण रैकेट में धोखाधड़ी के शिकार हुए। महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि 2053 लोगों को फर्जी टीका लगाया गया। इस पर हाईकोर्ट ने उन लोगों की सेहत को लेकर चिंता जताई जिन्हें फर्जी टीका लगाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को फर्जी टीकाकरण को लेकर जांच संबंधी रिपोर्ट पेश की गई। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस GS कुलकर्णी की अदालत में राज्य सरकार के अधिवक्ता और मुख्य लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने कोर्ट को बताया मुंबई में अब तक कम से कम 9 फर्जी टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए हैं। इस मामले में पुलिस 4 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। ठाकरे ने कोर्ट को बताया करीब 2053 लोग इन फर्जी टीकाकरण शिविरों के शिकार बने। इनमें बोरीवली में 514, वर्सोवा में 365, कांदिवली में 318, लोअर पैरल में 207 और मलाड में 30 समेत अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस ने अब तक 400 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और जांचकर्ता आरोपी चिकित्सक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि कांदिवली स्थित हिरंदानी हरिज सोसाइटी में लगे फर्जी टीकाकरण शिविर मामले में एक चिकित्सक भी आरोपी है जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में बाहर है। ठाकरे ने कोर्ट को बताया कि कुछ आरोपियों की पहचान हो चुकी है, वहीं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। हाईकोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा, राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका की अधिकारियों के पीड़ितों में फर्जी टीके को दुष्प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच करानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, हमें फर्जी शिविरों में टीका लगवाने वालों की चिंता है, उन्हें क्या लगाया गया है और उन पर टीके क्या असर पड़ा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और BMC को निर्देश दिया कि वे इस बारे में अपने जवाब के साथ हलफनामा दाखिल करें। देश के 500 से भी ज्यादा जिलों में कोरोना की संक्रमण दर 5% से नीचे आ चुकी है। स्थिति यह की है बाद 44 दिन में 90% तक प्राकृतिक मामलों में कमी आई है। बावजूद इसके डेल्टा वेरिएंट के मामले कम नहीं हो रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान औसतन हर सैंपल इससे संक्रमित मिल रहा है। सरकार जिस GISID का हवाला देते हुए कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट की जानकारी दे रही है, उसी GISGI के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां डेल्टा वेरिएंट के मामले सबसे ज्यादा हैं। अब तक बीते 4 सप्ताह में 54 सैंपल की सीक्वेंसिंग में इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है। अब तक भारत में 6,656 सैंपल में डेल्टा मिल चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरी लहर को देखते हुए भले ही संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में आया हो, लेकिन एक सच यह भी है कि वायरस की मौजूदगी अभी भी उसी रफ्तार से देखने को मिल रही है। डेल्टा वेरिएंट के चलते ही भारत में मार्च से मई के बीच कोरोना महामारी का आक्रामक रूप देखने को मिला था, जिसने गांव-गांव तक लोगों को चपेट में ले लिया। नई दिल्ली स्थित IGIB की शोधार्थी बनाने वाली जोली का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर देश में काफी चर्चाएं चल रही है, लेकिन डेल्टा प्लस के मामले अभी बहुत कम हैं। इस पर अधिक अध्ययन भी नहीं आए हैं, जबकि अकेले डेल्टा वेरिएंट को लेकर ही सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इसी वेरिएंट के चलते देश में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी 4 को बढ़ाकर 9 से 10% तक जा पहुंचा है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद संक्रमित होने वाले मरीजों से है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अभी तक 45,000 सैंपल की सीक्वेंसिंग हो चुकी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन GISID की वेबसाइट पर 28,150 सैंपल की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक पिछले 1 महीने के दौरान भारत में 56% से अधिक सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है। भारत के अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी ब्रिटेन में है। यहाँ अब तक 56,100 सैंपल में यह मिल चुका है। यह कहानी जल्दबाजी होगी कि डेल्टा प्लस के तीसरी लहर आएगी। ICMR ने कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत में डेल्टा वेरिएंट वायरस के कारण कोरोना की तीसरी लहर आएगी। ICMR ने वैज्ञानिक डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने बताया कि तीसरी लहर आने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। बताया जाता है कि वायरस का डेल्टा प्लस रूप ज़्यादा संक्रमित है। इसको लेकर कई अध्ययन जारी हैं। वायरस का यह रूप ज़्यादातर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में मिल रहा है। सरकार ने प्रभावित जिलों में इसकी रोकथाम के प्रयास तेज करने का
निर्देश दिया है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, यह सभी mRNA वायरस का रूप बदलना स्वाभाविक है, इन्हें रोका नहीं जा सकता, हमें इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे हमें इसके और म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं और इसलिए वह वायरस हमारे लिए चिंता का विषय है। वायरस के एक स्वरूप के अब तक 3 प्रमुख लक्षणों की पहचान हुई है। दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब व राजस्थान को मानसून की पहली बारिश का इंतजार जुलाई तक करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि अभी दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी क्षेत्र में बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से गुजर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं के रुख को देखते हुए लग रहा है कि अगले एक सप्ताह तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व पंजाब के शेष इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने का आसार नहीं है। हालांकि जून के आखिरी हफ्ते में हल्की से मध्यम स्तर तक की बारिश हो सकती है। देश भर में मानसून सीजन के दोबारा अब तक 28% अधिक बारिश हुई है। 23 जून तक देश भर में 145.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इसका सामान्य स्तर 114.2 मिलीमीटर है। बारिश न होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत व मध्य प्रदेश में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा बढ़ने की भी संभावना है। प्रादेशिक मौसम विभाग ने प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक पश्चिमी दिशाओं की ओर से आने वाली हवाओं के कारण मानसून में देरी का इंतजार जून के अंत तक खत्म हो सकता है। दिल्ली में 13 दिन के अंतराल के बाद बुधवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि राजधानी में जून के अंत तक मानसून की बारिश होने की संभावना नहीं है और अब तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि लू चलने का अनुमान नहीं है। IMD के अनुसार मानसून केरल में 2 दिन देर से पहुंचेगा और इसके बाद पूर्वी मध्य में और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 7 से 10 दिन पहले वर्षा हुई। विभाग ने बताया कि दिल्ली, राजस्थान के कुछ इलाकों, हरियाणा और पंजाब में जून के अंत तक बारिश होने की संभावना नहीं है। श्रीवास्तव ने कहा कि 26 जून को दिल्ली NCR में हल्की बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के महेश पालवान कहते हैं कि जून के अंत तक दिल्ली में मानसून की बारिश होने की उम्मीद है। हाल के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, उसके बाद भारत का मिजाज अब बदला नजर आ रहा है। दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारतीय NSA उजाड़ डोभाल ने इस संगठन के तहत जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही उन्होंने आतंकी फंडिंग करने वाले देश के खिलाफ SCO के तहत कड़े कदम उठाने की मांग भी की है। डोभाल ने जिस समय यह मांग रखी उस समय उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर पाकिस्तान के NSA मोइद यूसुफ भी बैठे थे। यूसुफ भी कश्मीर और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत पर परोक्ष तौर पर हमला किया, लेकिन भारतीय NSA का अंदाज ज्यादा आक्रामक रहा। डोभाल ने अपने भाषण में कहा कि भारत हर तरह की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ है। भारत की मांग है कि सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों के खिलाफ शीघ्रता से कानूनी कार्रवाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पारित प्रस्ताव को लागू किया जाना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जिन लोगों और संगठनों को आतंकी घोषित किया गया है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। डोभाल ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि जैश व लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ SCO के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे SCO की तरफ से उक्त बैठक के बाद जारी बयान में सभी देशों के आतंकवाद के खिलाफ आपस में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार
तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की कार का दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने लापरवाही और खतरनाक ढंग से चलाने के मामले में चालान किया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत चालान किया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी कार और सुरक्षा गाड़ियों की काफिले के साथ कार्यकल जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार ने अचानक ब्रेक लिया, जिससे उनके पीछे चल रही सुरक्षा गाड़ी उनकी कार से टकरा गई। इस पर वह अपनी कार की चाबी लेकर अपने कार्यालय चले गए। इस दौरान मौके पर मौजूद यातायात और हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस ने उनकी कार का चालान कर दिया। कोरोना काल अपने को खोने का दर्द भले ही नहीं भूल पाए और उनकी आत्मा की शांति के लिए अस्थित विसर्जित और पिंडदान के लिए बड़ी खामिया के श्रद्धालुओं की आवक पूर्णिमा पर गुरुवार को तीर्थ राज्य पुष्कर में हुई। लेकिन इस दौरान कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना में तो श्रद्धालुओं ने करने के लिए जहमत उठाई और नहीं प्रशासन की कोई सख्ती यहां पर देखी गई। पुष्कर के बाद हो गया घाट, हर जगह अधिकांश लोग बिना मास्क के ही नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर नहीं आई। गुरुवार पूर्णिमा भी और ऐसे में श्रद्धालुओं की आवक होना तय था। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया था, जबकि कोरोना को लेकर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। कोरोना काल में मरने वालों की अस्थित विसर्जन और पिंडदान के लिए वैसे लोग हरिद्वार जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण हरिद्वार जाने वालों की संख्या कम है और ऐसे में लोग पुष्कर ही अस्थित विसर्जन के लिए आते हैं। कोरोना को लेकर दी गई राहत में बाद गुरुवार को पूर्णिमा है, ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। पंडित मदन मस्तर पाराशर ने बताया कि एकादशी आवास में व पूर्णिमा के दिन अस्थित विसर्जन व पिंडदान शुभ माना जाता है, इसलिए आज ज्यादा लोग आए। पुष्कर के घाट ही नहीं बल्कि बाजारों में भीड़ देखी गई। दुकानों व बाजारों में अधिकांश लोग मास्क लगाए हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर देखी ही नहीं गई। यहाँ तक कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस व प्रशासन की ओर से कोई रोकने टोकने की अव्यवस्था भी नहीं है। लोगों की आवाजाही को देखकर लग रहा था कि यहाँ कोरोना को लेकर बंदिशें लागू है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के दौरे पर बाद अब बीजेपी में बयानबाजी करने वाले वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वसुंधरा राजे खेमे के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को उनके बयानों के आधार पर नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने यह नोटिस जारी किया है। बीजेपी के नोटिस के बाद भी रोहिताश शर्मा के तेवर बरकरार हैं। रोहिताश शर्मा को 1 जून को बीजेपी अलवर उत्तर जिला की बैठक के बाद दिए गए बयानों को आधार बनाकर नोटिस दिया है। नोटिस में रोहिताश शर्मा के उस बयान का उल्लेख है जिसमें कहा था कि राजस्थान भाजपा के नेता दफ्तरों से पार्टी चला रहे हैं। इस वक्त राजस्थान में विपक्ष का केंद्र में कांग्रेस जैसे हाल हो गया है। नोटिस में केंद्र के खिलाफ बयानबाजी पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस मिलने के बाद भी रोहिताश शर्मा के तेवर जस के तस हैं। रोहिताश शर्मा ने कहा कि मेरे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को नोटिस देना विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा जाएगा। नोटिस ने मुझे पर लगाए गए अपराध बेबुनियाद हैं। बीजेपी मेरे माँ के खिलाफ जैसे कोई बोल सकता है। नरेंद्र मोदी विश्व के नेता हैं। वसुंधरा राजे ने जो काम किए हैं वो उतने किसी ने नहीं किए। हम वसुंधरा राजे के अनुयायी हैं। वसुंधरा राजे के अच्छे कामों में की मैंने प्रशंसा। अगर वसुंधरा राजे की तारीफ करने से ही किसी को चिढ़ है तो वह हम जरूर करेंगे। मेरे मन में दीनदयाल उपाध्याय बसते हैं। इनके कागजों में कोई बेटे से अपनी मां को दूर थोड़े ही कर सकता है। मुझे भैरव सिंह शेखावत बीजेपी में लाए थे।
अभी तो मानसून ने इंदौर में सिर्फ दस्तक ही दी है। पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई है। थोड़ा सा पानी पड़ने से शहर की सड़कों की हालत खराब हो गई है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शहर के 3 इलामी चौराहे के समीप कई वर्षों से पहली बारिश में सड़कों के हालात बदतर हो गए हैं। सड़कों पर हो रहे चढ़गों के लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पैदल चलना तक दुभर हो गया है। गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है। इस दौर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर की सड़कों की हालत यह है कि नगर में हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। सरवेट बस स्टैंड का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ से संचालित होने वाली करीब 700 बसें शहर के अलग अलग 14 स्थान पर चल रही है, जिसमें नौलखा, 3 इमली, गंगवाल बस स्टैंड और वल्लभ नगर जो राजकुमार सब्जी मंडी से संचालित किया जाता है। नगर निगम द्वारा यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन अस्थायी बस स्टैंड पर पेयजल, शेड आदि की सुविधा जो जुटाई गई है, लेकिन बारिश को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। पहली बारिश में ही 3 इमली और नौलखा बस स्टैंड को अव्यवस्थाएं सामने आ गई है। हालांकि स्टैंड परिसर में कोचिड नहीं है, लेकिन प्रवेश द्वार के आसपास दिक्कतें आ रही है। इससे यात्रियों को भीगने से बचाते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा नए शेड भी लगाए जा रहे हैं। भोपाल में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर गुरुवार को युवक ने हंगामा कर दिया। युवक ने वैक्सीन लगवाने वाली टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें 2 नर्सें बाल बची। युवक ने पटवारी व मेडिकल टीम से अभद्रता भी की। सूचना पर सुखी सेवनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद युवक को थाने ले गई। मामला ग्राम ओमकारा सेवनिया गांव की नर्मदा कॉलोनी का है। गुरुवार को यहां स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। दोपहर 1 बजे गाँव का ही प्रेम सिंह लाठी लेकर आया और हंगामा करने लगा। उसका कहना था कि आप लोग सभी को बीमार करने आए हो। जब पटवारी राजेश मेहरा व अन्य स्टाफ ने युवक को समझाया तो वह और भड़क गया। इसके बाद उसने लाठी डंडे से हमला कर दिया। गनीमत रही लाठी टेबल पर लगी। इसी टेबल के पास बैठकर 2 नर्सें वैक्सीन लगा रही थी, जो बच गई। युवक के हंगामा करने की सूचना पटवारी मेहरा ने तहसीलदार कमलेश्वर श्रीवास्तव एवं हेल्थ सुपरवाइजर कल्याण सिंह ठाकुर को दी। तहसीलदार सुखी सेवनिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद युवक को पकड़ लिया गया। हेल्थ सुपरवाइजर ठाकुर ने बताया कि युवक के हमले में नर्सें बच गई। उसने गाली गलौज भी की। हंगामे के बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया। देश में लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 21 जून से शुरू हो गई मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत बीते 4 दिन में 2.70 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। 21 जून को रिकॉर्ड 90.86 लाख, 22 जून को 54.22 लाख, 23 जून को 64.83 लाख डोज लगाए गए। गुरुवार को सबसे ज्यादा 8.51 लाख डोज उत्तर प्रदेश में लगाए गए। इससे पहले 22 जून को भी यहां 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 7.44 लाख डोज के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था। मध्य प्रदेश में बीते 4 दिन में 33 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इनमें आधे से ज्यादा यानी 17 लाख डोज 21 जून को लगाए गए थे। इनके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में 4-4 लाख से ज्यादा डोज लगे हैं। 3 लाख से ज्यादा टीके वाले राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। राजधानी दिल्ली में सिर्फ 1.57 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया गया। भारत ने पिछले 4 दिन में जितने लोगों का वैक्सीनेशन किया है, उससे ज्यादा आबादी दुनिया में सिर्फ 50 देशों में है। 1.35 देशों की आबादी इससे कम है। भारत में इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ कोरिया ने ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर चुका है। नॉर्थ कोरिया की आबादी 2.57 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.54 करोड़ है। रायपुर के टीकाकरण का अभियान नए रंग में है। छत्तीसगढ़ में पहली बार टीका लगवाने वालों के इनाम देने की तैयारी है। रायपुर के पार्षद अब लोगों के लिए टीका लगवाने के बाद आकर्षक ऑफर लेकर मैदान में उतर आए हैं। शहीद हेमू कालाणी वार्ड के पार्षद और जोन अध्यक्ष हरदीप सिंह बंटी द्वारा और पुरानी बस्ती वार्ड के पार्षद MIC मेंबर जितेंद्र अग्रवाल ने अपनी तरफ से वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों में गिफ्ट बांटने का ऐलान किया है। पार्षदों ने बताया कि ऐसा इस वजह से ताकि लोगों में
टीका लगवाने की रुचि पैदा हो। उन्हें वैक्सीनेशन के बाद सेहत का तो तोहफा मिलेगा ही साथ घर पर इस्तेमाल के लिए जो सकने वाले हैं चीज़ें भी बतौर गिफ्ट बांटी जाएगी। इसके लिए लकी ड्रॉ का सिस्टम होगा। टीका लगवाने के बाद लोगों के नाम की चिट वैक्सीनेशन सेंटर पर जमा होगी। इनमें से चुने जाने वाले लकी विनर्स को ये दोपहर मिलेगा। शहीद हेमू कालानी वार्ड के पार्षद बंटी होरा ने बताया कि हमारे वार्ड में देवेंद्र नगर कन्या महाविद्यालय में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को प्रेशर कुकर, कपड़े प्रेस करने की स्त्री, रेनकोट, छाता दिए जाएंगे। महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड के पार्षद जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 27 से 29 जून तक टीका लगवाने हर बीपीएल राशन कार्ड धारक को 1 किलो शक्कर दी जाएगी। इसके बाद 4 जुलाई तक सभी के नामों की चिट जमा हो जाएगी। लकी ड्रॉ में टीवी, मिक्सर और स्त्री दी जाएगी। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।